बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। यूरोपीय यूनियन का एक ख़ुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान में मौजूद है। इसका नाम है ओलोफ स्कूग। ये वैसे तो इसका ताल्लुक़ जो है ये स्वीडिश डिप्लोमेट है और इसका रिकॉर्ड जो है वो बड़ा क्लीन है। ये आदमी पाकिस्तान में आया और ये एक वफ़द की सरबराही कर रहा है। यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ के तौर पर ये वफ़द यहाँ पर मौजूद है और ये उसकी सरबराही कर रहा है। इस बंदे ने मुलाकात की है आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, मुख्तलिफ़ वज़रा से, हुकूमत के अहम तरीन ओहदेदारान से, गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमतों से, हर जगह पे ये बंदा मुलाकातें कर रहा है। और एक्चुअली ये लोग पाकिस्तान में एक मिशन पर है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर रहे हैं जो कुछ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-2.5 साल से रिपोर्ट हो रहा है। इनकी जो सबसे बड़ी तवज्जो है वो इस बात पे है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे आलमी मुआहदों पर दस्तखत किए हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया से जब फ़ायदे उठाता है, दुनिया से पैसे लेता है, इमदाद लेता है, तो फिर कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं जिनको साइन करना पड़ता है। दुनिया भर के ममालिक ने उन्हें साइन किया है, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। और पाकिस्तान तो इमदाद देने वाले नहीं, इमदाद लेने वाले ममालिक में से है। हालांकि हमारा मौसम भी अच्छा है, हमारे पास वसाइल भी बहुत हैं, हमारे पास मादनियात भी बहुत हैं, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नाकारा पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान दुनिया को पैसे देता नहीं, बल्कि दुनिया से पैसे मांगता है। कभी स्टेबिलिटी इस मुल्क में आने ही नहीं दी गई। जब भी कभी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने गई, कोई कोशिश की किसी ने, या थोड़ा सा माहौल स्टेबलाइज हुआ, कोई ना कोई डिक्टेटर आके बैठ गया और उसने बंदूक के ज़ोर के ऊपर पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि ये लोग पाकिस्तान में आए, इन्होंने सारों से मुलाकातें की। अब इनका एक इंटरव्यू है जो छपा है मुख्तलिफ़ अखबारात में, यानी इनके हवाले से ख़बरें अब जो है बहुत सारी अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर छप रही हैं, डॉन के अंदर भी, दीगर अखबारात के अंदर भी। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ कह दी हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। अब ये जो चीज़ें जिन पे यहाँ पे मामला देख रहे हैं उनमें एक तो आज़ादी इज़हार राय है, और जब ये आए हुए हैं पाकिस्तान में उन्हीं दिनों में सदर जरदारी ने, कौमी असम्बली ने और सैनट ने एक काला कानून पास कर दिया जिसके ऊपर सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। अब ये हुकूमत के लोगों से पूछता है, जनाब ये आपने क्या किया है, ये पीका एक्ट क्या है, तो उसके ऊपर उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो बेचारे बगलों में झांकते हैं। यानी इनको टाइमिंग का भी नहीं पता। ऐसे बेशरम और बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि कौन सा काम किस वक्त करना और किस तरह करना है। जिस वक्त यूरोपीय यूनियन का खसूसी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त ये काला कानून पास कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कानून पास किया, किसी से मुशावरत नहीं की, किसी किस्म की डिबेट नहीं हुई, पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं हुई, बस हुक्म आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, डंडा आ गया साथ में, कौमी असम्बली भी हो गई, सेनेट भी हो गई और सदर के दस्तखत भी हो गए। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अब मुंह पे कालक मलने के बाद, यानी इस कानून को पास करवाने के बाद, अपने मुँह पर कालक मलने के बाद अब बैठी है चौक के अंदर और कह रही है जी हम तो इसके खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ धड़े या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो निजी महफिलों में कह रहे हैं जनाब हमसे ज़बरदस्ती करवा दिया गया, हम तो इसके हक़ में नहीं है, ये तो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। अब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला हो, लेकिन स्पेशली जो इनका टारगेट है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है। और ये मामला इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के अंदर ज़ेर समाअत है। तो अब जून 2025 में इन्होंने एक धमकी लगाई है। अब मैं इसको धमकी इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि पाकिस्तान GSP+ स्टेटस के मामले को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कि आप हल्के में ले रहे हैं GSP+ के मामले को। देखिए, पाकिस्तान की किसी भी मुल्क या किसी भी रीजन में इतनी मुनाफा बख्श ट्रेड नहीं है जो पाकिस्तान की यूरोप और अमेरिका के साथ है। चाइना के साथ हम खसारे में ट्रेड करते हैं, इंडिया के साथ हम करते ही नहीं हैं। ये सेंट्रल एशिया की तरफ हमारी ट्रेड जाती नहीं है। ईरान के साथ आप क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करते। गल्फ़ के अंदर आप बदनाम हो चुके हैं। तो जो कुछ आपके लोग अपनी साख बचा कर बैठे हैं वो बरतानिया में, अमेरिका में, या कुछ लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के अंदर वो ट्रेड करते हैं। वहाँ पे एक GSP+ स्टेटस है आपके पास, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। अगर वो सहूलतें आपसे चली जाएं तो आपको ये इतना महंगा पड़ जाएगा मामला कि आप फिर वो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। लिहाजा अब ये आपका ख़तरे में है, क्योंकि जून 2025 में इसके हवाले से रिव्यू होना है और वहाँ पे जो एक मॉनिटरिंग मिशन है ये जून 2025 के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट यहाँ से जाकर देगा
उसकी बुनियाद पे वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस में रखना या नहीं रखना। और इनकी हरकतें आप चेक करें कि जिस वक्त वो मिशन पाकिस्तान में पहुंचा है, वो यहाँ चेक कर रहे हैं कि आप सही बंदे हैं या नहीं, उसी टाइम पे गंद मारना शुरू किया और लाके काला कानून पास करवा लिया। अब इस काले कानून के हवाले से बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लोग, ये मुझे कुछ सहाफ़ियों ने बताया, उन्होंने कहा जी कि मामला ये है कि कुछ सहाफ़ियों को और मीडिया मालिकान को इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो काला कानून हम लेकर आए, ये सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए लाए। इमरान खान की जो सोशल मीडिया सपोर्ट है उसको कुचलने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम इस लेवल का खौफनाक कानून लेकर आए। आप लोगों को इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। यानी एक मुल्क और अलग अलग कानून। अगर आप इमरान खान को, उसकी बीवी को गाली दे रहे हैं, इमरान खान की बहन को गाली दे रहे हैं या उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे, तो आप पे भी कोई कानून नहीं लगेगा, अगर आप वो जर्नलिस्ट हैं जो थोड़ा सा मिलके चलते हैं। लेकिन अगर आप इख्तलाफी आवाज़ बन गए हैं और आप फस्तायत और जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप खुलकर बोल रहे हैं, तो फिर आपको उठा लिया जाएगा और आपके साथ वही किया जाएगा जो इन्होंने प्लान किया हुआ है इस सारे अमल में। बहरहाल ये कानून तो इनको वापस लेना पड़ेगा, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। अभी जो इन्होंने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा सही, तो ये अहमद बड़ाइश साहब ने एक खबर दी है और 2016 का एक अखबार निकाला जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बना था सदर अमेरिका का, तो एक ओपनिंग डे फाउंडेशन बनी थी, ओपनिंग डे फाउंडेशन। उसके तहत एक चैरिटी हुई थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवा देंगे, उनके बेटे से मुलाकात हो जाएगी और कोई तस्वीर वस्वीर भी खिंचवा दी जाएगी। तो चैरिटी की गई थी कि पैसे वैसे इकट्ठे किए जाएं, तो फंड रेजिंग हुई थी। तो ये जो ओपनिंग डे फाउंडेशन थी, इसने जो फंड रेजिंग की थी, इसमें को 4 बंदों के नाम आए थे। उनमें जो मेन आदमी था वो जेंट्री बीच था, यही बंदा। 2016 में इसने अमेरिका में ये काम किया और फंड रेजिंग की, पैसा वैसा इकट्ठा किया। और उन दिनों अखबारात के अंदर जो खबरें छपी, ये और भी बहुत सारे अखबारात आ गए मेरे पास, उसमें ट्रंप के दफ्तर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि ट्रंप के बेटे या फैमिली का इस फंड रेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इनको उस दौर में, इनकी फंड रेजिंग को उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली ने डिसओन कर दिया था। अब ये जो फंड रेजिंग है, इससे खुद को उन्होंने उस वक्त अलग कर लिया था। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को भी ओपनिंग डे फाउंडेशन के पेपर्स में जाहिर किया था। लेकिन बहरहाल बाद में उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने, कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस फंड रेजिंग के साथ। और बाद में जिन लोगों से जो वादा हुआ था वो भी पूरे नहीं हो सके। तो पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना, तो ये साहब ने अमेरिका के अंदर सरा अपने आप को हाईलाइट किया और चीज़ें हुई वहाँ पे। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो ये बंदा पाकिस्तान में है और यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट हुआ। ऐसा लगता है कि हुकूमत को भी इसकी रियलिटी का पता चल गया है। यानी पहले तो अमेरिकन जो एम्बेसी है उसकी तरफ से बाकायदा हकीकत खुल गई, उन्होंने कहा जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुकूमत जो बेवकूफ़ बन रही थी और आवाम को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी कि चिट्टी चमड़ी वाला बंदा है, ये बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा है, अरबों रुपये पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी क्या कारोबारी हैसियत है अमेरिका में, उसके बारे में रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। तो जो ये दावे किए जा रहे हैं कि अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाएंगे, उन डॉलर्स में बज़ाहिर कोई सदाकत नज़र नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि ये जो MOU साइन होते हैं, ये होते क्या हैं? यानी हम छोटे से होते थे तब से लेकर अब तक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। यानी मैं जाके किसी के साथ 20 अरब डॉलर का मुआहदा करके आ जाऊं तो मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत है ना, मैंने कौन से जेब से पैसे देने कि जी मैं आपके साथ मुस्तकबिल में 10 अरब डॉलर का कारोबार करूंगा, मुस्तकबिल जो आएगा तो देखी जाएगी। ये मफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत, एक हुकूमत अगर 1000 याददाश्तों पे दस्तखत करती है तो एक आधा कोई मामला पूरा होता है या उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट आती है। हम तो यही होता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल ये MOU साइन कर रहे हैं जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा भी मुकर गया है। दफ्तर खारजा ने भी कहा जी कि हमने नहीं इनको बुलाया, यह हमारा इनके साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये प्राइवेट बिजनेसमैन है। लेकिन प्राइवेट बिजनेसमैन को जितना सर पे इन्होंने उठाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा, उनको सियासी टॉक शोज़ में भेज, उन्हें प्रोटोकॉल दे। वैसे ये बंदा शिकार विकार का शौकीन है और कंजर्वेशन का शौकीन है बहुत ज़्यादा। तो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने इसलिए बताया कि पाकिस्तान में जो शिकारी हैं वो चेक कर लें कि इनको कहाँ पे क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इस मरतबा। बहरहाल एक चीज़ और है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला और किया कि इंटरनेशनल राब्ता कमेटी एक बनाई थी, उसके अंदर चंद लोग शामिल थे
जुल्फी बुखारी का नाम आया था, शहबाज गिल का नाम आया था, आतिफ खान का नाम आया था। अब उसमें जो है वो एक तब्दीली की गई है और सज्जाद बरकी साहब भी थे। कासम सूरी साहब को भी इंटरनेशनल राब्ता कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा फैसला है। कासम सूरी इमरान खान के उन वफादार लोगों में से है जिन्होंने उस वक्त वो खड़े हुए जब कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, यानी सारे डरे हुए थे, सब कंप्रोमाइज़ हो गए थे। लोग कह रहे थे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़रा को बहुत परेशान देखा। चंद लोग थे जो उस वक्त भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े थे। उनमें एक मुराद सईद था। उस दिन मैंने वहाँ पे शहबाज गिल को देखा। शहबाज गिल वो आखिरी आदमी था जो मुझे उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिला था और इमरान खान साहब उस वक्त चले गए थे। और मुराद सईद को मैंने देखा, उसके बारे में मैंने सुना भी। वो बहुत फ़िक्रमंद था इमरान खान के बारे में और इस सारे सिनेरियो के बारे में। कुछ मुद्रा जो हैं वो मुझे ऐसे मोड में नज़र आ रहे थे जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे यही होना है इसका अंजाम, यानी वो पहले ही हारे हुए थे। तो उस दिन कासिम सूरी वो आदमी था जिसने जाकर कहा खान साहब मैं कहता हूँ, यानी ये कासिम सूरी वो आदमी था जिसने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पहले वो रूलिंग दे दी थी। तो कासिम सूरी को बना दिया। इमरान खान साहब के अच्छे साथियों में से है, तो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी उम्मीद कर सकती है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, एक 9 मई के हवाले से भी मामला क्योंकि चल रहे हैं और स्पेशली जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात हुए उस हवाले से, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है मेरे पास जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की और ये बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, कामरा बेस के ऊपर हमला हुआ, मेहरान बेस के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? बड़ा अहम उन्होंने सवाल उठाया। यानी आम सिविलियन को उठा के आप फौजी अदालतों में सजाएं दे रहे हैं। जब GHQ पे हमला हुआ, और मुझे याद है वो हमला कैसे हुआ था। वो लोग ना फ़ौज की यूनिफॉर्म पहन के आए थे और एक अजीब तरीके से वो अंदर GHQ के दाखिल हुए कि वो बैक फायर कर रहे थे। यानी उन्होंने ऐसा शो किया सिक्योरिटी को अंदर घुसने के लिए कि वो बाहर वाली सड़क की तरफ फायर कर रहे थे और बैक पीछे की तरफ आ रहे थे। तो सिक्योरिटी को लगा कि शायद ये हमारे कमांडोज हैं और बाहर से कोई हमला हुआ है जिनका ये जवाबी फायरिंग करते हुए पीछे की तरफ अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह बैक अंदर जाते हुए उन्हें किसी ने रोका नहीं और वो अंदर की तरफ जाते गए और इस तरह उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अटैक कर दिया GHQ के ऊपर। तो वो मामला तो नहीं चला मिलिट्री कोर्ट के अंदर, क्या ये उससे ज़्यादा संगीन है? कामरा बेस के ऊपर अटैक हुआ, मेहरान बेस के ऊपर अटैक हुआ। ये जो 2 पाकिस्तान के तैयारे तबाह हुए थे ना, ये सर्वेलेंस के लिए थे और ये ऐसे तैयारे थे जो पूरे रीजन के ऊपर नज़र रख सकते थे। BBM टेक्नोलॉजी से लेस ज़बरदस्त किस्म के कोरियन तैयारे थे, ये दोनों तबाह हो गए थे। तो अब जज साहब पूछ रहे हैं कि क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है कि आप इसको लेकर आ गए हैं इसमें फ़ौजी अदालत के अंदर। लेकिन अब उस दिन हुआ क्या 9 मई को, एक चीज़ तो हमें सबको याद रखनी पड़ेगी ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था ना साबिक, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। जो लोग इमरान खान को लीडर नहीं मानते वो ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि पाकिस्तान में आप आज वोटिंग करवा लें, आपने 8 फरवरी को करवाई, आप साल बाद करवा लें। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत इमरान खान है, सबसे मकबूल पाकिस्तान का सियासी लीडर है। अब इस लेवल के लीडर को आप गिरबान से पकड़ेंगे तो रिएक्शन तो आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक फ़ौजी ऑफिसर या कोई एक रेंजर्स का जवान जो है, जो तनख्वाह लेता है आवाम के टैक्स के पैसों से, वो गिरबान में हाथ डाल दे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के। और जब वो गिरबान से पकड़ के उसको लेकर जा रहा था, यानी आपने गिरफ्तार कर लिया, आप चारों तरफ खड़े हैं, इमरान खान साहब से आप कहें जी चलते जाएं, गाड़ी में आपने बैठना है, ये आप कमर पे हाथ रख लें जैसे आप पकड़ते हैं, आप हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन गिरबान पकड़ने का मतलब ये है कि तजलील की जा रही है। मैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है कि गिरबान में हाथ डालने का जब तक ऑर्डर ना हो ये गिरबान में हाथ नहीं डालते, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कमर से पकड़ते हैं आदमी को, उसकी बेल्ट से या कमर से पकड़ते हैं और ये ले जाते हैं, ले जाके उसको गाड़ी में डाल देते हैं। गिरबान उसी का पकड़ा जाता है जिसकी तजलील कर दी हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मालिक इज़्ज़त का, वही इज़्ज़त देता है। तो उसने इमरान खान को मज़ीद इज़्ज़त दी गिरबान में हाथ डालने के बावजूद। अब आपको याद होगा एक वीडियो या तस्वीर, अगर आपको मैं दिखा सकूँ अभी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के सर के बालों से पकड़ा गया था। एक तस्वीर बनी थी सिर्फ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, तो उनके सर के बालों से पकड़ा गया था। उस एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में भौचाल पैदा कर दिया था। वकला की पूरी एक तहरीक जन्म ले चुकी थी, हर जगह पे यही एक तस्वीर नज़र आती थी। और फिर हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वकला की इस तहरीक के नतीजे में घुटनों पर आ गए थे,
तो वो तो एक डिक्टेटर था। तो यहाँ पे भी एक तस्वीर, एक वीडियो आई कि जहाँ इमरान खान का गिरबान पकड़ा गया, और ये वीडियो जानबूझकर बनवाई गई थी। जानबूझकर बनवा कर इस वीडियो को पेस्ट करवाया गया ताकि इमरान खान की तजलील की जाए कि देखो अवाम इसके साथ खड़ी है। काफ़ी दिनों से इसको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे, कई मौक़ों पे इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन देखो बिल आखिर हम इसको गिरबान से पकड़ के घसीट कर लेकर जा रहे हैं। तो उसका रिएक्शन तो आना था। बदकिस्मती से जो रिएक्शन आया, उसके बाद अब जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है ये पाकिस्तानियों के गले पड़ा हुआ है। देखिए, अगर पाबंदी लगेगी तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ना गिरबान से पकड़ने वालों का नुकसान होगा, ना फ़ौजी अदालतों का शौक पूरा करने वालों को नुकसान होगा, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, ना पाकिस्तान की हुकूमत का, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये लोग तो जाके अपने जजीरों में चले जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे। लेकिन मामला यह है कि नुकसान तो एक आम पाकिस्तानी का होगा, उस ताजर का होगा जो बेचारा काम कर रहा है, उस मजदूर का होगा जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर इन बुरे हालात के अंदर भी काम करने की कोशिश कर रहा है। तो होश के नाखून लेने चाहिए। बदला उतना ही अच्छा लगता है जितना को मुनासिब हो, एक लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान में तो तमाम लेवल क्रॉस कर लिए गए हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से, लेकिन पहले मैं आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जज साहब कह रहे हैं जी कि लापता अफराद के केसेस में तमाम पेशरफ्त को उन्होंने यूज़लेस करार दे दिया। मेरी अदालत में जितनी फैमिलीज़ बैठी हैं मैंने इनको जवाब देना है। रियासत लोगों को बाजियाब करवाने में नाकाम रही है। हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। ये केस तब ख़त्म होगा जब तमाम बंदे बाजियाब हो जाएंगे। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का केस है। ये मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। यानी अब कौन से दौर में हम जी रहे हैं? बंदा उठाया लापता कर दिया, ये कौन सा दौर है? कौन सी सदी चल रही है? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है? इंसानी हकूक़ के ऊपर लोग जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया को हकूक़ मिल रहे हैं, लोग आज़ाद कर रहे हैं अपने आप को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे चली गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक से एक लोग नई से नई मिसालें कायम कर रहे हैं। मुल्कों के बीच में जदीद बनने का, आगे बढ़ने का एक कंपटीशन चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? इसको उठाओ, गायब कर दो, ये दुनिया में है ही नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे को उठा के ऐसे गायब करते हैं जैसे वो दुनिया में है ही नहीं। ना उसके घर वालों को पता, ना रिश्तेदारों को पता, कोई उसको ढूंढता भी रहे पता ही नहीं चलता, और वो जो बंदा अंदर बंद किया होता है उसको भी नहीं पता होता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी घुप अंधेरे में होता है। यानी इस जदीद दौर में 1000 साल, 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी सज़ाएं अब दी जा रही हैं पाकिस्तान में। हम किस दौर में जी रहे हैं? ये जुल्म लगातार किया जा रहा है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इसीलिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकना है, और रोकने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये जनाब लाहौर से एक जज को लेकर जा रहे हैं कि हम दूसरी अदालत से जज को लाएंगे, उसको लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाएंगे, उसको बनाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस है उनको पहुंचाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कार्रवाई प्लान की गई है अब तक। इसीलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब अच्छे नहीं लगते ना कि वो लापता अफराद की बात करते हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते ना कि वो नाइंसाफ़ियों के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते ना कि उनके ऑर्डर जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक होते हैं। यानी जिस तरह सबका गला घोंटा हुआ है पाकिस्तान में, ऐसे ही अदलिया का गला घोंटने की भी पूरी तैयारी है। मारंग बलोच साहबा की मैंने स्टेटमेंट सुनी, इतना तकलीफ हुआ, यकीन करें दिल टूट जाता है इनकी बात सुनने के बाद। दिन रात ये लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके प्यारे इनको वापस नहीं किए जाते। बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ेंगे? और जो नौजवान पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सियासी मैदान में आना चाहते हैं, किसी को कासम सूरी बना देते हैं, किसी को जो है सालार काकड़ बना देते हैं। अब सालार काकड़ के ऊपर मजीद मुकदमे डाल दिए, वो एक से निकलता है दूसरा, दूसरे से निकलता है तीसरा, तीसरे से निकलता है चौथा, इकट्ठे 4-4 मुकदमे डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान बलूचिस्तान में जमहूरियत की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। ये वो मुल्क से आज़ादी नहीं मांग रहा, ये जमहूरी आज़ादी मांग रहा है। ये किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं है जो खुदा न खास्ता हथियार उठा के पाकिस्तान के खिलाफ है। जब आप नौजवानों को, उनकी जमहूरी सोच को कुचलते हैं, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत करते हैं, तो फिर वो तबकात उस तरफ चले जाते हैं कि वो हथियार उठा लेते हैं। रियासत लोगों के रास्ते बंद ना करें। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वो वापस मुड़कर आपको जवाब देगा। ये बात रियासत को याद रखनी चाहिए। और कई बलोच नौजवानों के साथ जेलों के अंदर लगातार जुल्म हो रहा है।
आदम सवाती साहब के साथ क्या हुआ, उनकी हालत देखें आप। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि 70+ शख्स है, उसके साथ क्या सलूक कर रही है रियासत। बेचारों की कोई, मैंने सुन रहा था माइनर एक सर्जरी है, वो भी उनकी वहां जेल के अंदर हुई है, और अब जाके इतने महीनों के बाद उनकी बेल हुई है, और पता नहीं अब भी वो छूटते नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई इतला नहीं है। जो इतला आएगी नेक्स्ट वीलॉग में शेयर कर लेंगे। आखिरी चीज़ यह है कि इमरान खान साहब के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर अपनी मुज़ाकराती कमेटी को मुकम्मल तौर पर तहरील कर दिया। तो ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। इन चीज़ों में बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।